दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बीरबल से भी ज्यादा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति गोनूजा की 10 नई बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक गोनूझा और गिरवी आंख। बहुत मजेदार कहानी। दरबार में गोनूझा की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उन्हें ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी भी बढ़ रहे थे। अब तो स्वयं मिथिला नरेश हर बात में गोनूझा से परामर्श लेते थे। यह बात कई दरबारियों को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वे लोग ईर्ष्या के मारे किसी से अवसर की तलाश में थे जब दरबार में गोनूझा को नीचा दिखाया जा सके। से दरबारियों का एक गुट बन गया था जो गोनूझा से जलते थे। इसी गुट में भूखन मिश्र नाम का एक दरबारी था। यह दरबारी गोनूझा से कुछ अधिक ही शत्रुता मानता था, पर उसका कोई जोर तो गोनूझा पर चलता नहीं था। भूखन मिश्रा की एक आंख बचपन में ही बंद हो गई थी। वह सिर्फ एक आंख से देखता था। अक्सर एक आंख होने के कारण वह उपहास का पात्र भी बनता था। एक दिन इसी विरोधी गुट ने आपस में विचार विमर्श किया। देख लेना, एक दिन गोनूझा महाराज के प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त कर लेगा। भूखन मिश्र ने कहा, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। आश्चर्य है, एक दरबारी हंसकर बोला, हमारी दो दो आंखें हैं, तब हमें दिखाई नहीं दे रहा और आप एक आंख से साफ देख रहे हैं। मजाक मत करो गोपलाल, मिश्रा जी तिलमिला गए। मैं आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूँ। वह कल का आया गोनूझा हम सब पुराने दरबारियों पर भारी पड़ रहा है। देख लेना, एक दिन आएगा जब वह महाराज को एक अद्भुत परामर्श देगा। कैसा कैसा अद्भुत परामर्श? महाराज, परामर्श के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मिश्रा जी ने गोनूझा की नकल करने का प्रयास किया। इतने सारे दरबारियों का खर्चा उठाने से अच्छा है कि उस खर्चे को प्रजाहित में लगाया जाए। सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या कह रहे हैं आप? देखना, वह दिन दूर नहीं जब गोनूझा मिथिला के अकेले परामर्शदाता और सेनापति होंगे। हम लोग या तो सैनिक होंगे या पूजा करने वाले ब्राह्मण। तब मानोगे इस मिश्रा जी की एक आंख की भविष्यवाणी? यह तो उचित कह रहे हैं मिश्रा जी। गोनूझा अब कुछ ज्यादा ही महाराज से चिपका जा रहा है। महाराज उसकी हर बात मान रहे हैं। हमें आने वाले संकट पर नजर रखनी होगी। नजर क्या? मैं तो कहता हूं कि संकट की उस जड़ को ही उखाड़ फेंकने का प्रयास करो, मिश्रा जी ने कहा। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता? उसे महाराज की दृष्टि में गिराने के लिए कुछ सोचना होगा। मिश्र जी, आपने हमें आने वाले संकट से आगाह कर दिया है। अब हम कुछ न कुछ अवश्य सोचेंगे, सबने कहा। और मैं सबसे पहले सोचूंगा। सोचूंगा क्या, सोच भी चुका हूं। वैसे भी मैं बुद्धि में उससे कतई कम नहीं हूं। जिस घाल इलाके का वह है, उसका मैं भी हूं। हम दोनों बहुत दिन साथ साथ खेले हैं। मिश्रा जी बोले। क्या मतलब? वह आपका परिचित है? अरे, उसका और मेरा गांव एक दूसरे से सटा है। दोनों गांवों के बीच खेल का मैदान है जिसमें हम रोज गुल्ली डंडा खेलते थे। मेरी यह आंख गुल्ली धंस जाने से ही तो खराब हुई थी। तो क्या वह गुल्ली भी गोनूझा ने ही मारी थी? नहीं, पर था इसका ही साथी, इसी के गांव का। अब से खेल में तो चोट-फेंट लग ही जाती है। वह अलग बात है। अब अलग बात है। अब तो रोजगार ही जाने की संभावना है। हमें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। तो आपने क्या सोचा है गोनूझा को नीचा दिखाने के लिए? मैं उसकी सारी चतुराई उसके हलक में ठूंस दूंगा। सा फंदा डालूंगा कि वह बिलबिलाता रह जाएगा, मिश्रा जी ने कहा। फिर तो हम भी देखेंगे आपकी कलाकारी।
सब दरबारी आश्वस्त थे कि मिश्रा जी ने कुछ सोच लिया है। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। कोई फरियादी नहीं था तो महाराज ने गोनू झा को कुछ मनोविनोद करने का आदेश दिया। महाराज, मिश्रा जी उठ खड़े हुए, क्षमा चाहूंगा। बहुत दिनों से मेरे हृदय में एक बात है जो आज मैं कहना चाहता हूं। अरे तो कहिए मिश्रा जी। आज तो वैसे भी कोई मुकदमा नहीं है। मेरी यह बात किसी मुकदमा में से कम नहीं है, महाराज, भूखन मिश्र ने कहा। मैं गोनू झा के बारे में एक शिकायत लेकर आया हूं। गोनू झा सतर्क हो गए। वह तो पहले ही दिन दरबार में आए थे तो मिश्रा जी को देखकर समझ गए थे कि वह काना किसी दिन उलझेगा। बचपन में गुल्ली डंडे के खेल में गोनू झा ने उसे इतना पदाया था कि वह तभी से उनसे खुन्नस खाता था। महाराज, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं और गोनू झा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, मिश्रा जी ने बताया। इसमें हैरानी क्यों होगी मिश्रा जी? यह बात तो पंडित जी ने हमें पहले ही बता दी थी, आप उनके पड़ोसी गांव के हैं। महाराज बोले। लेकिन यह तो इन्होंने नहीं बताया होगा कि दरबार में आने से पहले ये सूदखोरी का काम करते थे, मिश्रा जी ने कहा। लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें धन देते थे और ब्याज वसूलते थे। क्यों गोनू झा, मैं ठीक तो कह रहा हूं ना? आप कहते रहिए, गोनू झा आराम से बोले। महाराज, एक बार मुझे भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी, मिश्रा जी ने कहा। मेरी बहन का विवाह होने वाला था। अब विवाह में तो आप जानते ही हैं कि धन की आवश्यकता होती है। तब मैंने भी गोनू झा के पास अपनी एक बेशकीमती चीज 500 रुपए में गिरवी रखी थी। उस बात को 8 साल हो गए। अब मैं उस चीज का ब्याज सहित धन देकर वापस चाहता हूं तो गोनू झा इनकार करते हैं, टालमटोल करते हैं। कल आना कहते हैं। मिश्रा जी, क्या मैं उस बेशकीमती चीज का नाम जान सकता हूं? गोनू झा शायद सारी जालसाजी समझ लेना चाहते थे। आप भूल भी गए गोनू झा। कमाल है भाई, वो क्या है कि मेरे यहाँ हजारों लोग अपनी चीजें गिरवी रख कर जाते हैं। अब मैं किस किस का ध्यान रखूं? बही खातों में तो सब लिख रखा है, गोनू झा ने कहा। तो सुनिए महाराज, इनके पास गिरवी रखी चीज मेरी बाईं आंख है, जिसे मैं अब वापस चाहता हूं, मिश्रा जी ने कहा। महाराज सहित सब दरबारी उछल पड़े। मिश्रा जी के गुट ने तो मिश्रा जी की बुद्धि का लोहा भी मान लिया। पंडित जी, मिथिला नरेश ने हैरानी से पूछा, यह कैसी अविश्वसनीय बात कह रहे हैं? भला आंख भी कहीं गिरवी रखी जाती है? हमारे देहात में रखी जाती हैं, गोनू झा ने कहा। बड़ी सरल विधि से एक नुकीले चिमटे से आंख निकाल ली जाती है और आदमी को कोई पीड़ा भी नहीं होती है न मिश्रा जी? हाँ हाँ, इसी प्रकार तो आपने मेरी आंख गिरवी रखी थी। मिश्रा जी प्रसन्न थे कि गोनू झा सरलता से उसके फंदे में फंस रहा था। यह तो बड़ा अनैतिक और घृणित कार्य है गोनू झा, महाराज ने जरा क्रोध में भरकर कहा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक सात्विक ब्राह्मण हैं, परंतु आप तो जल्लाद भी हैं। महाराज, क्षमा करें। इस पीड़ारहित कार्य को आप अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते, गोनू झा ने कहा। और यदि यह अपराध है तो इसका दंड अकेले मैं ही नहीं भुगत सकता। मिश्रा जी भी तो इसमें बराबर के साझीदार हैं। मैं इनके घर तो नहीं गया था इनकी आंख लेने। यह स्वयं मेरे पास आए थे। महाराज, मिश्रा जी घबराए। यह बहुत पुराना देहाती धंधा है जो अब बंद भी हो गया है। मैं अपराध और दंड की बात नहीं कर रहा। मुझे तो मेरी आंख दिला दी जाए। क्या कहते हो गोनू झा? महाराज बोला। महाराज, आपके आदेश का पालन होगा, पर मिश्रा जी की आंख तो मेरे घर पर है। मुझे जाकर लानी होगी। 3 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। तब तक मिश्रा जी मेरे 500 रुपए और ब्याज की व्यवस्था कर लें। ठीक है।
3 दिन बाद आप इनकी आंख इनकी पलकों में उसी प्रकार लगाएंगे जैसे निकाली थी। उस आंख से इन्हें दिखाई भी देना चाहिए। अवश्य महाराज, आप मेरा जादू देखेंगे, गोनू झा ने कहा। सभा विसर्जित हो गई। गोनू झा उसी दिन अपने गांव रवाना हो गए, जबकि मिश्रा जी विजेता बना अपने गुट में अपनी ही प्रशंसा में गीत गा रहा था। देखा, एक ही दाव में कर दिया न चित्त, मिश्रा जी बोला। बेचारा महाराज की दृष्टि में सूदखोर, निर्दयी और बेईमान सिद्ध हो गया। मुझे साफ दिख रहा है कि अब वह मिथिला की तरफ मुड़कर भी नहीं आएगा। पर मिश्रा जी, यह आंख वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ, मैंने फंदा ही सा डाला था कि गोनू झा उलझ गए। आंख का जिक्र तो मैंने बाद में किया था, पहले तो उन्हें धनी महाजन बनाया और स्वयं को खानदानी धनवान सिद्ध कौन नहीं करना चाहत। पर उन्होंने आपकी गिरवी आंख की भी पुष्टि क्यों की? बुद्धि किनारा कर गई। बुरा वक्त आता है तो सा ही होता है। अब प्राण बचाकर यह बहाना किया कि 3 दिन में लौटेगा। लौटेगा कैसे? कोई आंख होगी तो लौटेगा न। सब मिश्रा जी के दिमाग की प्रशंसा करने लगे। 3 दिन तो मिश्रा जी दराबार के नायक ही रहे। वह महाराज को गोनू झा की सूदखोरी के झूठे किस्से सुनाते रहे। बिल्कुल ही कसाई सिद्ध कर दिया गोनू झा को। पर तीसरे दिन दरबार में गोनू झा एक हंडिया लेकर उपस्थित हो गए। उनके हाथ में हुक्के की चिलम भरने वाला चिमटा भी था। गोनू झा, क्या मिश्रा जी की आंख ले आए? महाराज आश्चर्य से बोले। बिल्कुल महाराज, जब आपकी आज्ञा हो गई तथा मिश्रा जी बमय ब्याज मेरा धन लौटाने के लिए तैयार हैं, तो फिर सी धृष्टता मुझसे कैसी हो सकती थी कि इनकी आंख नहीं लाता। गोनू झा ने हंडिया दिखाई। इसमें मिश्रा जी की आंख है, पर मैं यह नहीं जान पा रहा कि इसमें कौन सी आंख उनकी है। बात यह है कि इस हंडिया में सैकड़ों आंखें हैं, भिन्न रंग, भिन्न आकार, भिन्न पुतली की। अब मैं मिश्रा जी की दूसरी आंख निकालकर उसे इस हंडिया की प्रत्येक आंख से मिलाऊंगा। जो 2 आंखें एक जैसी होंगी, उन्हें मिश्रा जी को लगा दूंगा। मिश्रा जी जरा आगे तो आइए। गोनू झा ने चिमटे को 4 बार जमीन में घिसा तो मिश्रा जी के तोते उड़ गए। उन्हें लगा कि गोनू झा चतुर ही नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो उसे उसी के जाल में फंसाकर निपट अंधा बनाने को आतुर है। मिश्रा को बचने की कोई संभावना नजर न आ रही थी। मिश्रा जी, आप जल्दी करें, महाराज ने कहा। हम भी यह पीड़ारहित कार्य देखने को उत्सुक हैं। कोई कुशल वैद्य भी सा नहीं कर सकता। और मिश्रा को मंद मंद मुस्कराते गोनू झा किसी कसाई से कम नहीं लग रहे थे। मिश्रा जी ने तत्काल गोनू झा के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम गोनू झा, त्राहिमाम। मिश्रा जी रो पड़े और महाराज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। गोनू झा की ही प्रार्थना पर मिश्रा जी को क्षमादान मिला और मिथिला नरेश एक बार फिर गोनू झा की बेमिसाल बुद्धि के कायल हो गए, जिन्होंने अपराधी को स्वयं अपना अपराध कबूल कराया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 2 नहले पे दहला नई मजेदार कहानी। 3 घनिष्ठ मित्र बड़े ही गप्पी थे। उनमें एक दीवान का बेटा, दूसरा व्यापारी का पुत्र और तीसरा राजकुमार था। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में स्वयं को सबसे बड़ा गप्पी सिद्ध करने की शर्त लग गई और यह तय हुआ कि जो बात को झूठी कहेगा उसे 100 रुपये दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के पुत्र ने कहा, मेरे पितामह यहाँ के राजा थे और वर्तमान राजा का पिता उनका सेवक था। यह सुनते ही राजा का बेटा उछल पड़ा, यह झूठ है। यहाँ के राजा मेरे ही प्रपितामह, पितामह और मेरे पिता रहे हैं। मेरे पितामह कहीं किसी के यहाँ सेवक नहीं रहे। दीवान के बेटे ने चहकते हुए कहा, अगर यह बात झूठ है तो लाओ 100 रुपये। राजकुमार को शर्त के अनुसार रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर होते हुए कहा,
उन दिनों यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। एक बार वह अपने पौत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने पहुंचे। इतना सुनना था कि राजकुमार ने झपटते हुए कहा, यह भी सरासर झूठ है। मेरे पितामह या पिता के साथ कभी सी स्थिति नहीं आई। व्यापारी के पुत्र ने प्रसन्नता से शर्त को स्मरण कराते हुए कहा, तब तुम हारे और मैं जीता, इसलिए लाओ 100 रुपए। उसे भी रुपए देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। उसने अनमने भाव से कहा, अभी मुझे घर जाना है, कल फिर हम लोग यहीं उपस्थित होंगे। राजकुमार उधेड़बुन में पड़ा रहा कि कैसे झूठ का पुल बांधा जाए ताकि रुपए वापस हों। उसे कुछ स्मरण नहीं हो रहा था। अंत में उसने गोनू झा से संपर्क किया। गोनू झा ने आश्वस्त करते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बां हाथ का खेल है, सिर्फ अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए मनवा लेना। उसके दोनों मित्रों को कोई एतराज न हुआ। गोनू झा साधारण वेशभूषा में पहुंचे थे। उन्होंने गप कहनी शुरू की। एक बार भीषण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के लिए त्राही त्राही करने लगी। राजा कागज बनवा बनवा कर अन्न देने लगे। तुम दोनों के दादा भी आए। राजा उन्हें 1-1 क्विंटल गेहूं दे रहे थे, परंतु बहुत बार कहने पर 10-10 क्विंटल दे दिया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पुत्र अथवा पौत्रों ने भी गेहूं नहीं लौटाया। से कृतघ्न आज के लोग हो गए हैं। खैर, राजा के कागज दुरुस्त है, आज नहीं तो कल सधाना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही दीवान और व्यापारी के पुत्र उछले एक स्वर से कहा, यह बिल्कुल असत्य है। हमारे दादा अथवा पिता ने कभी इसकी चर्चा नहीं की। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, अगर झूठ है तो लाओ 100 रुपए और सत्य है तो गेहूं ही चुकता करो। दोनों ने रुपए देने में ही खैरियत समझी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 पंच नई मजेदार कहानी। गोनू झा बगल के गांव में हाट करने जा रहे थे। जाते समय पत्नी से कहा, आज कोई खास काम नहीं है, हाट बाजार करके सीधे घर ही आ जाऊंगा। झोला लेकर विदा हुए। वहां गोनू झा को देखकर कुछ लोग खुसुर फुसुर करने लगे। पूछने पर पता चला कि वे सभी इलाके के बीहड़ चोर हैं। इसी बातों में उन्हें लौटने में देर हो गई। पत्नी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थीं। गोनू झा के आते ही पत्नी ने शिकायत के लहजे में कहा, आपने कहा था कि शीघ्र लौट आऊंगा, देर कहाँ हो गई। वह कुछ कहते तब तक में कोठी माठ के पीछे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। नजर दौड़ाई तो अंधेरे में मुंड भी उबडुब करते दिख गए। इसी बीच पत्नी ने कहा, हाट के ही कारण अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है। गोनू झा ने गरजते हुए कहा, तुम मेरी मालिक हो कि सब हिसाब देता रहूं। पत्नी ने कहा, लेकिन आप हाट करने गए थे, चावल, दाल, साग सब्जी और मछली भी लाने वाले थे। गोनू झा और चिल्लाने लगे, तुम्हारी जीभ आजकल बहुत चटोर हो गई है, मछली की दुर्गंध भी लगती और सब दिन खाते की इच्छा भी होती है। पत्नी को गुस्सा आ गया। उन्होंने भी झुंझलाते हुए कहा, मैं कब कहती हूँ मछली लाने के लिए। खाइए कसम कि मैं मछली लाने के लिए कहती हूँ या आप खाने के लिए छटपटाते रहते हैं। मैं तो मछली से तंग आ चुकी, जब मन हो लाकर पटक देते हैं। घर में तेल नहीं रहता, इसकी तो चिंता रहती नहीं और मचगिद्ध बने रहते हैं। यह सुनते ही गोनू झा और भड़क उठे, मुझे छोटी छोटी बातों के लिए कसम खिलाती हो। यही है घरवाली का धर्म। पत्नी कुछ बोलती, पति और चिल्लाने लगते। पंडितान ने झुंझलाते हुए कहा, यह क्यों नहीं कहते कि ताड़ी पीली है। फिर आप बकते रहिए और मैं ध्यान ही न दूंगी। ताड़ी का नाम सुनते ही गोनू झा और बिगड़ उठे, दुनिया में और कुछ खाने पीने के लिए नहीं है कि मैं चला नशापान करने। तुम मुझ पर सरासर तोहमत लगा रही हो। अब इसका फैसला पंच ही करेगा। ओझाइन चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी, हाय रे दै, इन्हें क्या हो गया है।
हाट में किसी ने जादू टोना कर दिया है। पत्नी का रोना चिल्लाना सुनकर पड़ोसी जुटने लगे और बीच बचाव करना चाहा। गोनू झा ने कहा, सारी गलतियां इनकी है, यही बेवजह मुझसे लड़ती रहती हैं। फिर भी आप लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, आप लोग हम लोग स्वयं सुलझा लेंगे। पत्नी ने विनती करते हुए कहा, नहीं, आप लोग आ ही चुके हैं तो बता कि मेरी गलती क्या है। गोनू झा ने कहा, ये लोग कैसे पंचायत करेंगे? इन लोगों ने तो शुरू से देखा ही नहीं है और हम लोग तो वादी प्रतिवादी ही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे। ओझाइन ने विस्मय से पूछा, तो यहाँ तीसरा था ही कौन जो पंचायत करेगा? गोनू झा ने कोठी माठ के पीछे इशारा करते हुए कहा, ये अतिथिगण साक्षी हैं। पड़ोसियों ने चोरों को धर दबोचा। तब पत्नी को पति का नाटक समझ में आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 वरदान बहुत मजेदार कहानी। गोनू झा बचपन से ही मां काली के अनन्य भक्त थे। किंवदंती है कि उनके बालोचित निष्कपट भक्तिभाव से प्रसन्न होकर मां काली ने दर्शन देने का निश्चय किया, किंतु काली का विकराल रूप देखकर गोनू झा डर न जा। उन्होंने पहले स्वप्न में दर्शन कर जांचना चाहा। उन्होंने सपने में काली को देखकर ठहाका लगा दिया और नाक पोंछते हुए प्रणाम भी किया। भगवती विस्मित रह गईं। उन्होंने चकित होते हुए कहा, गोनू, एक तो मेरा सामान्य रूप ही भयावह है, ऊपर से यह विकराल आडंबर, फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? गोनू झा ने निर्भयता से कहा, माता, बाघिन से सभी डरते हैं, पर उसका शावक उसके साथ ही खेलता कूदता रहता है। मां से बच्चों को कहीं डर हुआ है? उत्तर सुनकर देवी प्रसन्न हो गई। फिर सहज होते बोली, मुझे देखकर हंसी क्यों आई? गोनू झा ने सहजता से कहा, काली माता, हम लोगों को एक मुंह और 2 हाथ हैं। फिर भी सर्दी जुकाम होने पर नाक पोंछते पोंछते बेहाल हो जाते हैं, और आपके तो इतने मुंह हैं पर हाथ 2 ही हैं, फिर सर्दी जुकाम होने पर नाक कैसे पोंछते होंगी? अब काली माता को हंसी आ गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हें तर्कों में कोई नहीं हरा सकता है, इसलिए हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 झूठ का सच बहुत मजेदार कहानी। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था, वह उनके दुख सुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, मीत, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, मैं किसी को एक नजर में ही पहचान जाता हूं कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बद्धमूल होती है। उसी के स्वभावानुसार मैं निर्णय लेता हूं। अगर कोई परिस्थितिवश झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूं। उसी प्रकार कोई मक्कार अगर पाखंडी महान बना रहता है, तो मैं उसे उद्घाटित करके ही दम लेता हूं। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीत दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनानी है? उसने जोर देते हुए कहा, फिर भी। गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, तब मुझे शंका हो रही है कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। नाना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी? तो ठीक है, मैं सोच रहा हूं। गोनू झा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता और गोनू झा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में लगा हूं, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो? अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम कोई बड़ा नहीं था और गोनू झा जैसा परम मित्र, जो न जाने कैसा कैसा स्वांग भरता रहता है,
इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मीत, तुम भी सब दिन नालायक ही रहे, इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। वह यह भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देखकर उठते, याद है न, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ हाँ, रोज रोज क्या तगादा करते हो, कभी दे दूंगा न। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है, इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मीत, यह क्या बक रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मैं प्रतिदिन तगादा करते करते ऊब चुका हूं। और उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब मेरी मुलाकात हुई तब मैं तगादा करता रहा हूं। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूत इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी? गोनू झा ने अपने थैली से वही आकर्षक बटुआ निकाला, उसी में दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बहचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मति मारी गई है, या बच्चा हूं कि मिट्टी के सिक्कों से खेल करूं। उनका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला यह मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे? इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। क्षुब्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद उसे सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई, सो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि माजरा क्या है। यह पता चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलाया है, दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफात सूझी। पर वह गांव के मातबर व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे? गोनू झा भी उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़ बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे बुलाइए, तभी कुछ मुनासिब होगा। पंचों के बुलावे पर अंततः वह आया। गोनू झा ने मिट्टी और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली, इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के मैं चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने यह जलील हुआ था, इसलिए आप लोगों के समक्ष ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर न लगेगी। दोनों खुशी के आंसू पोंछते हुए गले मिल गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। 6 पासा पलट गया नई मजेदार कहानी। सेठ एक बड़ा भोज कर रहा था। गोनू झा सहित अन्य दरबारी और मंत्री भी निमंत्रित थे। अन्य न्योतहारी आधम के, किंतु गोनू झा का अतापता नहीं। उनकी तलाश होने लगी।
एक दरबारी ने कुछ खुसुर फुसुर कर सेठ से कहा, सेठ जी, गोनू झा की प्रतीक्षा में हम लोगों को क्यों देर कर रहे हैं? वह तो आज के दिन अन्नजल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, साथ निभाने के लिए वह कभी भी बैठ जाएंगे। तब तक गोनू झा पहुंच गए। उनके पत्तल पर कुछ परोसने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि धोखे से भी मुंह में चला गया तो पाप का भागीदार सेठ क्यों बनता। अन्य न्योथारियों के पत्तल भांति भांति के व्यंजनों से भरे थे, किंतु गोनू झा का पत्तल खाली। वह मांगे भी तो कैसे? क्योंकि मुंह देखकर पत्तल छोड़ा गया था, इसलिए निर्विकार का स्वांग भरे बैठे सब कुछ देखते रहे। परोसना खत्म हो गया। वह दरबारी गोनू झा से व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, पंडित जी, भोजन शुरू कीजिए, आप ही से शुरुआत हो। इन्हें काटो तो खून नहीं। भोज के कारण बेचारे दिन भर भूखे रहकर पेट को सहलाते रहे थे, और यहाँ चारों तरफ तरह तरह के व्यंजन परोसा देख जीभ लार टपकाने को आतुर थी। गरम गरम भात दाल पर कड़कते घी के टघार की खुशबू जठराग्नि को और भड़का रही थी। फिर भी बिना विचलित हुए उन्होंने कहा, मैं ठहरा पंडित, इसलिए मुझे इस पत्तल पर नहीं परोसा गया। जिन पत्तलों को कुत्तों ने चाट रखा है, उन पर मेरे जैसा पंडित कैसे भोजन कर सकता है? छह छह। सभी चौंके, क्या हम लोगों के पत्तलों को कुत्तों ने चाटा है? गोनू झा ने दृढ़ता से कहा, और नहीं तो क्या? इसलिए तो मैंने मना कर दिया था। जिस नाद में इन्हें धोया गया, उसमें भी कुत्ते बैठे थे, और कुत्तों ने पानी में क्या क्या किया, उसकी चर्चा मैं यहाँ क्या करूं? यह सुनते ही न्योथारी भड़क गए। सब अपने पत्तल छोड़ भला बुरा कहते और भांति भांति के शाप देते चल पड़े। भोज का नजारा ही बदल गया। सेठ हक्का बक्का, किस किस को रोके? अंत में गोनू झा का ही ध्यान आया, और वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पंडित जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। न्योथारी भोजन किए बिना जा रहे हैं। मैं घोर पाप का भागी बनूंगा। क्या आपने सच में देखा था? उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, तभी तो मेरे जैसे पंडित के पत्तल पर कुछ नहीं परोसा गया है। सेठ चौंकते हुए बोला, महाराज, मुझे तो आपके ही साथी ने कहा था कि आज के दिन आप अन्नजल ग्रहण नहीं करते हैं। भेद खुला। गोनू झा ने हाक लगाकर सभी को रोका। उनके पत्तल पर नहीं परोसने के लिए सेठ ने उनसे माफी मांगी। उस दरबारी की चाल का भंडाफोड़ हुआ। फिर सभी अपने अपने पत्तल पर बैठे। गोनू झा के पत्तल पर विशेष रूप से परोसा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ जाहिल का फेर मजेदार कहानी। जनश्रुति है कि गोनू झा की प्रत्युत्पन्न बुद्धि से प्रसन्न होकर भगवती ने वरदान दिया था कि वैसे तो इन्हें तर्कों में कोई नहीं हरा सकेगा, और हार जाने पर इनका प्राणांत ही हो जाएगा। सुबह का समय था। गोनू झा ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए लोटा आदि जलपात्र ढूंढा। तत्काल नहीं मिला, इसलिए जलाशय के किनारे ही चले गए। जलाशय बड़ा था। एक तरफ वह शौच क्रिया से निवृत्त हो रहे थे, तो दूसरी ओर एक जाहिल भी उसी काम में लगा था। एक दूसरे पर नजर पड़ी। गोनू झा उठना चाहा तो देखा कि वह जलाशय के समीप बैठा ही हुआ है। मन में आया कि उससे पहले उठने पर वह समझेगा कि कैसा पंडित है। मुझसे पहले उठ गया। यह बात सोच बैठे ही रहे। उधर उसने सोचा कि पहले उठ जाने पर गोनू झा सभी को कहते फिरेंगे कि आखिर जाहिल है न। दोनों एक दूसरे के पहले उठने की प्रतीक्षा करते रहे। मध्याह्न हो गया, फिर भी कोई उठने का नाम ही न ले रहा था। अंततः उस मूर्ख से न रहा गया। पत्नी को आवाज लगाई, बिरछी माए, आज खाना यही लेते आओ और खिला भी दो। आज पंडित जी को हराना है। गोनू झा तब तक काफी ऊब थक चुके थे, और यह सुन हताश हो गए। उन्हें अफसोस होने लगा कि क्यों मूर्ख से बाजी लगाई।
अंत में गोनू झा ही यह कहते पहले उठ गए, जाओ रे जाहिल, तुम ही जीते और मैं हारा। किंवदंती है कि यही हार गोनू झा के प्राणांत का कारण बनी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 8 गुलाब की सुगंध बहुत मजेदार कहानी। मिथिला के लोग पाककला में निपुण होते हैं। तीज त्योहारों पर तो प्रायः हर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। आम दिनों का भोजन भी सुस्वादु होता है। रंगों से मिथिलांचल के लोगों का खास लगाव है। कला प्रेमी ऐसे कि अपनी चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। सुगंध प्रेमी भी हैं मिथिलावासी। प्रायः हर घर के अहाते में बेला, चमेली, कचनार, जूही, कनक, कटेली, चंपा, रातरानी जैसे पुष्पों के पौधे मिल ही जाएंगे। एक दिन मिथिला नरेश अपनी पुष्पवाटिका में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने उनको भी पुष्पवाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें करते रहे, कुछ निर्देश देते रहे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि महाराज गोनू झा को महत्व नहीं दे रहे हैं। मंत्री को निर्देश दे चुकने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्पवाटिका में मैं जब कभी आता हूं तो मुग्ध हो जाता है। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे से एक विशेष सुगंध का एहसास मन में भर जाता है। लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि म्लान मन को भी आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास जाऊं वहां से मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री ने जब महाराज की बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दे। भला कचनार से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? कोई भी फूल अपना ही सुवास देगा। महाराज को यह क्या सूझी? अचानक मंत्री को आई बला को टालने की तरकीब सूझ गई। उसने तुरंत महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं उचित नहीं लगता। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बात टाल रहा है। वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गवाए बिना कहा, महाराज, शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है। मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूं। और महाराज की स्वीकृति के बिना ही मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ पुष्पवाटिका में टहलते रहे जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर में गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां आए। महाराज के पास रुके और सम्मानपूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दिया। महाराज ने दुशाले के एक छोर को खुद सीने से लपेटते हुए दूसरे छोर को अपने कंधे पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाबों के बीच ही थे, गुलाब की सुगंध से सराबोर। थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज और उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास जाऊं उनसे गुलाब की सुगंध ही आए? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग पुष्पवाटिका के ऐसे छोर पर पहुंच गए जहां बेलाजूही, चमेली जैसे श्वेत पुष्पों की निराली छटा बिखरी हुई थी, मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला, जूही की मिली जुली सुगंध। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज, फूलों में तो वही सुगंध है जो नैसर्गिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां आपको गुलाब की भीनी सुगंध मिलेगी।
आपने आज्ञा दी थी कि मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊं कि आप इस पुष्पवाटिका में जहां कहीं भी जाएं, आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को इसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। महाराज ने पूछा, क्या सच आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अब भी गुलाब की सुगंध का अनुभव कर रहा हूँ। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुशाले पर लगा दिया है। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 9 गोनू झा और मूर्खों की कविता मजेदार कहानी। जैसा कि बताया जा चुका है कि मिथिला नरेश कला और साहित्य से बड़ा प्रेम करते थे। गूढ़ अर्थ की कविता तो उन्हें इतनी प्रिय थी कि कवि को मुहमांगा पुरस्कार देते थे। आए दिन दरबार में कोई न कोई कवि आता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। एक बार एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही निपट गंवार थे। ऊपर से मेहनत वाले काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस खाली बैठे गप्पे हाँकने वाले थे। कैसे करके उनका गुजारा होता था, यह तो उनके इस कारनामे से जानिए। मित्रमंडली एक मंदिर के चबूतरे पर बैठी गहन विचार विमर्श कर रही थी कि कुछ सा किया जाए कि खाने के लाले न रहें। पर क्या किया जाए, यह किसी की समझ नहीं आ रहा था। हम इस मंदिर के पुजारी बन जाते हैं, एक बोला, फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हम उससे अपना जीवनयापन कर लेंगे। मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है। पुजारी भी सा जो सब पूजा पद्धति जानता हो। हम में से तो कोई भी नहीं जानता। फिर तो हमें साधु बनना चाहिए और मथुरा चलना चाहिए। बस कृष्णा कृष्णा कहना होगा। अरे, हमें खेती करनी चाहिए, चौथा बोला, इससे गांव में रहेंगे तो हमारे शादी ब्याह हो जाएंगे। फिर बाल बच्चे होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था करेंगे ही। खेती बहुत परिश्रम का काम है। हमसे कैसे हो सकता है? फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों न हम गवैये बन जाएं? चारों मिलकर ढोलक मंजीरे लेकर कीर्तन गाएंगे तो लोग खुद हमें खाने को देंगे। अरे, तुम सब बेकार की बात कर रहे हो। मेरे विचार से हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं। वह जहां से भी जाता है लोग सिर नवाते हैं और श्रद्धा से कुछ न कुछ देते भी हैं। यह ठीक रहेगा। पर हाथी को चींटियों से बचाना होता है। तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं। यह विचार उत्तम है। पहले चींटियों को मारते हैं, तब हाथी लाएंगे। चींटियां कहाँ मिलती है? जहां मीठा होता है। हमें पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर चारों अपने अपने घरों से शक्कर लाए और यहाँ वहां फैला दी। शाम तक वहां हजारों चींटियां आ गई। और फिर चारों मूर्ख उन चींटियों पर पिल पड़े। हमारे हाथी की सूंड में घुसोगी, एक गुस्से से बोला। बेचारा कितना तड़पेगा, दूसरा बोला। इन्हें क्या? इनका क्या बिगड़ता है? नुकसान तो हमारा है। और खाओ मीठा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। अरे, यह मूर्खमंडली चप्पलों से जमीन क्यों पीट रही है? एक ग्रामीण आश्चर्य से पूछा। पता नहीं। इन गंवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि वह मूर्खमंडली बेजुबान चींटियों को मार रही थी। अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, एक मूर्ख तमक कर बोला। अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती थीं। ये हमारे हाथी के सूंड में घुस सकती थीं। हाथी? कहाँ है तुम्हारा हाथी? हमने अभी खरीदा कहाँ है?
विचार बनाया ही था कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा पहले इन्हीं से निपटते हैं। अरे दुर्जनों, क्यों जीव हत्याएं कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आओ। कमबख्तों, कुछ कमाकर खाना सीखो। इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार बना है दांव। अबे हाथी, कोई हल्दी की गांठ है? इतना धन है तुम्हारे पास? धन तो नहीं है, चारों हक्का बक्का रह गए। फिर हाथी कहाँ से खरीद लोगे? ये बात भी सही है। चारों विचार करने बैठ गए। चारों मित्र इसी उधेड़बुन में थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता दिखाई दिया। लाल बहादुर के सिर पर बड़ी सी पोटली थी और वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर कवि है और मिथिला के दरबार में नियुक्त है। ओ भैया लाल बहादुर, तनिक इधर तो आ, एक ने पुकारा। कवि महोदय शंकित भाव से उनके पास आए। तुमने अचानक अकारण पुकारा? कवि बोला, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा? इस पोटली में तो पुरस्कार में मिला धन होगा, एक मूर्ख ने कहा। और इसी को छीनने का तुम चारों का मन होगा। कवि ने तुक जोड़ दी, पर याद रखो कि राजकवि हूं मैं अब। सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब। अच्छा, यह बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार है? यह तो कविता पर निर्भर करता है, कवि ने बताया। कविता गूढ़ हो तो कवि का घर भरता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। भाई, अब तो यही एक मार्ग है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं, एक बोला। हम कहाँ से सुना दें? हमको कुछ आता ही कहाँ है। अरे चले चलो, कविता तो बन जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे पर कहीं कुछ समझ न आया। रास्ते में चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे सो गए। अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर गिरा। पककर गूलर गिर गया। वह अचानक बोल उठा, अरे वाह, यह तो एक कविता हो गई। दूसरा उत्साह से बोला, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उस एकल पंक्ति को याद करते करते आगे चल पड़े। रास्ते में एक स्त्री पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। लायो पीपरी नारी, दूसरा मूर्ख बोल पड़ा। पककर गूलर गिर गया। लायो पी परी नारी, तीसरे ने कहा। अरे वाह, यह तो एक पंक्ति गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। चारों आगे बढ़ चले और एक जामुन के बगीचे में पहुंच गए। वहां पेड़ों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बीन बीन कर जामुन खाने लगे। कितनी जामुन हैं? सारा दिन बीने तो भी खत्म न हो, एक बोला। जामुन अंत न पाइयो। तीसरा साथी बोला, अरे वाह, मेरे हिस्से का काम भी हो गया। जामुन अंत न पाइयो। कैसी रही? गूलर पककर गिर गया। लायोपी परी नारी। जामुन अंत न पाया। भई, बात तो बनती नजर आ रही है। पहला मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे यार को कुछ सोचना होगा। मैं भी सोच लूंगा, चौथा बोला। कुछ नजर तो आए। फिर चारों वहां से चल पड़े। अब मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी और चौथा अभी तक कुछ सोच नहीं पाया था। तभी उन्हें दो औरतें लड़ती हुई दिखाई पड़ी। उनमें एक वृद्धा थी और एक युवा स्त्री थी। चारों ने जाकर उनसे आपस में झगड़े का कारण पूछा। कारण कैसा? वृद्धा बोली, यह मेरी बहू है। सास बहू तो आपस में झगड़ती ही रहती है। तुम अपना रास्ता नापो। बरबस ढानी रार, चौथा बोल पड़ा। भई वाह, हमारी तो कविता ही पूरी हो गई। पहला बोला, अब दरबार चलते हैं। चलो भाई। चारों मित्र खुश थे कि एक बहुत कठिन काम को वे मिलकर कर चुके थे। अब दरबार में कविता सुनाने की देर थी कि राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देगा और वे हाथी खरीद लेंगे।
जब चारों दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। मिथिला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज की जय हो। हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और आज दरबार में स्वरचित एक संयुक्त कविता सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए। कविता तो उनका प्रिय विषय था। अवश्य सुनाइए कवि महोदय, महाराज ने आज्ञा दी। महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम एक हाथी खरीद सकें और अपना जीवनयापन कर सकें। सारे दरबारी हंस पड़े। से कवि सभा में पहली बार आए थे, जो कुछ सुनाने से पूर्व ही पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कविता तो सुनाएं, गोनू झा ने कहा, जो उस समय दरबार में ही थे। फिर महाराज स्वयं कविता का मूल्यांकन करेंगे कि वह किसी पुरस्कार योग्य है अथवा नहीं। चारों कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे कवि तो नहीं थे पर सीधे सादे लोग थे। गूलर पककर गिर गया, पहला उच्च स्वर में बोला। लायो पा परी नारी, दूसरे ने कहा। जा मन अंत न पायो, तीसरा भी बोल पड़ा। बरबस ठानी रार, चौथे ने समापन किया। राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से बाहर था। वैसे तो वह कविता बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय अर्थ वाली लग रही थी। कवियों, क्या इस कविता का अर्थ आप बताएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। गोनू झा तो दयालु हृदय थे। वह उन चारों की मनोस्थिति समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में जाने कितना सफर करके चले आ रहे हैं बेचारे। ज्यादा नहीं तो कुपुरस्कार तो उन्हें अवश्य ही मिलना चाहिए। महाराज, गोनू झा बोल पड़े, यह कविता बड़े ही गूढ़ अर्थ में है और मेरे विचार से तो यह कवि देखना चाहते हैं कि क्या दरबार में कोई सा विद्वान है जो इनकी रचित कविता का अर्थ बता सके। क्यों कवि महोदय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं न? हाँ हाँ हाँ, चारों के सिर सहमति में हिले। अब तो मिथिला नरेश उत्सुक हो उठे कि उस कविता का गूढ़ अर्थ क्या है। उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों की परीक्षा का उचित समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि उस कविता का अर्थ बताएं। सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए। वह एक अर्थहीन तुकबंदी थी जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। महाराज, यह भी कोई कविता है? एक दरबारी बोल पड़ा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह तो तुकबंदी है। महाराज, क्षमा चाहूंगा, एक अन्य दरबारी बोला, यह चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कामचोर, आलसी और निपट गंवार ये चारों परिश्रम करना ही नहीं चाहते और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते रहते हैं। अब वो चारों कवि भयभीत भी हो गए। उनके ही गांव का आदमी उनके विरुद्ध बोल रहा था। अब इनाम तो क्या मिलता, राजदंड मिलेगा। चारों बेचारे थरथर कांपने लगे। गोनू झा को उन पर दया आ गई। महाराज, गोनू झा ने कहा, मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी अपनी असमर्थता को इनकी मूर्खता कहकर छुपा रहे हैं। तो क्या आप इस कविता का अर्थ बताएंगे पंडित जी? एक विद्वान चिढ़ गए। अवश्य महाराज, यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा का संकेत करती है। गोनू झा ने कहा, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था कि गूलर पककर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल गूलर की तरह गिर गया। लायोपी परी नारी, अर्थात क्योंकि उसका पति रावण परस्त्री का हरण करके लाया था। महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। क्या गूढ़ अर्थ निकला था कविता का। जा मन अंत न पायो, गोनू झा ने आगे स्पष्ट किया, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन का योगी महायोगी भी अंत न पा सके। बरबस ठानी राय, अर्थात उन पुरुषोत्तम से बरबस ही लड़ाई की और कालकवलित हुए। वाह वाह, अति उत्तम। मिथिला नरेश ने कहा, बहुत गूढ़ अर्थ और संदेशपूर्ण कविता है यह। इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी सहित कुछ धन भी देने का आदेश हैं।
दरबारी तो सन्न रह गए। एक तो गोनू झा ने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, दूसरे चार मूर्ख इतना पुरस्कार भी ले गए। ऊपर से मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान भी बढ़ गया। इस प्रकार गोनू झा ने चारों मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंदों, गरीबों आदि के गंवारपन के बावजूद मदद करते थे। इसीलिए वे सभी के परमप्रिय साथी थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 10 दरबारी कला गोनू झा की मजेदार कहानी। गोनू झा का अनुज भोनू झा था। अग्रज दरबार में जाते और अनुज घर गृहस्थी संभालता। गोनू झा की ख्याति और संपत्ति में दिन रात वृद्धि होते देख पड़ोसी ईर्ष्या से जलने लगे। वे उन्हें तरह तरह से नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते, किंतु गोनू झा उन्हें मात कर देते। कोई षड्यंत्र सफल न होते देख अंततः पड़ोसियों ने सोचा कि घर का भेदिया लंका ढाए, अर्थात क्यों न सहोदर के माध्यम से ही पटकनी दी जाए। वे लोग भोनू झा को सीधा समझकर गोनू झा के विरुद्ध कान भरने लगे। तुम मैले कुचैले कपड़े पहने दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहते हो और गोनू झा बंठन कर फुटानी छांटते रहते हैं। दरबार आदि से मिले इनाम बख्शीश का मामूली अंश भी घर को नहीं देते हैं, इसलिए तुम भी क्यों नहीं दरबार जाते हो। भोनू दुष्ट पड़ोसियों के बहकावे में आ गया और दरबार जाने का निश्चय कर लिया। इसकी सूचना बड़े भाई को दी। गोनू झा ने सहर्ष सहमति जता दी। दूसरे दिन भोनू झा पाक दुपट्टा में दरबार पहुंचा। राजा ने सोचा कि शायद गोनू झा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए भोनू झा को ही भेजा है। राजा ने पूछा, भोनू इतनी देर क्यों हुई? उसने विस्मय से छाती तक एक हाथ लाते हुए कहा, महाराज, मार्ग में इतने बड़े बड़े 2 खरहे दिखे हैं। राजा को गुस्सा आ गया कि यह मुझे चिढ़ा रहा है। उसे लगा कि कहीं इतने बड़े बड़े भी खरहे हुए हैं, इसलिए भोनू को कैद करवा दिया। उस दिन भोनू को न लौटा पाकर गोनू झा को चिंता होने लगी। फिर सोचा कि सीधापन ही न कोई कारण बना हो। सुबह गोनू झा दरबार पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया। गोनू झा ने भोनू का ही पक्ष लेते हुए कहा, महाराज, उसने गलत नहीं कहा होगा, आपके समझने में ही भूल हुई है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे कह सकते हो? गोनू झा ने बाएं हाथ को उसी प्रकार छाती तक ले जाकर और दाएं हाथ को 1.5 बित्ता नीचे लगाते हुए कहा, महाराज, आपने उसके ऊपर के हाथ को देखा होगा, लेकिन नीचे इस तरह जो हाथ लगाया होगा उस पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे। पृष्ठ पुष्ट खरहे तो इतने बड़े बड़े होते ही हैं। राजा को अपनी चूक का एहसास होने लगा और तुरंत ही भोनू को मुक्त करवा दिया। दोनों सहोदर घर विदा हुए। भोनू लज्जित था। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए पूछा, भोनू, कल दरबार जाने की किसकी बारी है? भोनू ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भैया, बाप रे, फिर मियाँ बकरी चरा है। अब मैं किसी दुष्ट के उकसावे में आने वाला नहीं हूं। उस दिन से कभी भोनू झा ने दरबार जाने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, चतुर गोनू झा की ये कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।